गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से जीएसटी पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने पेज नंबर 1.32 तक पढ़ लिया था। इसमें हमने लास्ट क्लास में आर्टिकल 265 पढ़ लिया था। हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न दे रखा है रिगार्डिंग टैक्सेशन, कि कौन कौन से बेसिस पे टैक्स लगाया जा सकता है इंडिया में। तो नेक्स्ट इसमें आर्टिकल आता है आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 ये बताता है कि किस एरिया के लिए इंडिया में पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है और किस एरिया के लिए स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट तो पूरे इंडिया के लिए बना सकता है कानून, और इंडिया के बाहर भी वो कानून अप्लाई कर सकता है पार्लियामेंट, पर स्टेट गवर्नमेंट अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए ही कानून बना सकती है। तो पढ़ लेते हैं इसको फटाफट। पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। यूनियन स्टेट के बीच में संबंध की बात करता है। द पावर फॉर इनेक्टिंग द लॉ, जो इनेक्ट है पावर, जो लॉ बनाने की पावर इज कन्फर्म मतलब सौंपी गई है ऑन द पार्लियामेंट संसद को, एंड ऑन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, और राज्य की विधानसभा को। या तो संसद बनाएगी कोई कानून या राज्य की विधानसभा बनाएगी। बाय आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेड आर्टिकल प्रोवाइड्स एज अंडर। ये आर्टिकल कहता क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को ध्यान में रखते हुए। इस लाइन का मतलब होगा कॉमा तक यहाँ मतलब क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रावधान दिए गए उन्हें ध्यान में रखते हुए, कॉमा पार्लियामेंट में मतलब चाहे तो मेक लॉ, कोई कानून बना सकती है, फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो पूरे भारत के लिए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, टेरिटरी मतलब एरिया या क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, और जो राज्य की विधानसभा है, में चाहे तो मेक लॉ बना सकती है कानून, फॉर द होल पूरे राज्य के लिए, और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट इस टाइम में लिखा गया कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है जो एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑपरेशन है, मतलब स्टेट पे भी अप्लाई हो रहा है या इंडिया के बाहर भी अप्लाई हो रहा है, तो बना सकती है। नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, कोई भी कानून जो कि बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, शैल बी डीम टू बी इनवैलिड, उसे इनवैलिड मतलब इलीगल नहीं माना जाएगा, ऑन द ग्राउंड दैट, इस आधार पर, दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑपरेशन, कि वो इंडिया एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑपरेशन है, मतलब इंडिया से भी बाहर अप्लाई हो रहा है या स्टेट्स में भी अप्लाई हो रहा है। यानी पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट्स के लिए भी कानून बना सकती है और इंडिया के बाहर भी किसी कानून को अप्लाई कर सकती है, राइट। जैसे कुछ कानून है, जैसे फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या कोई क्रिमिनल इंडिया का में क्राइम करके बाहर भाग जाता है तो हमारे कानून इंडिया के बाहर भी अप्लाई होते हैं। थोड़ी कि यहाँ पे आपने किसी का मर्डर कर दिया इंडिया में और बाहर भाग गए तो आप फ्री हो गए। तो कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो इंडिया के बाहर भी अप्लाई होते हैं। अगर आप उनमें आप उन कानून के अकॉर्डिंग अगर किसी ने क्राइम किया है तो इंडिया में भी क्रिमिनल माना जाएगा, इंडिया से बाहर भी क्रिमिनल माना जाएगा, क्योंकि वो लोग इंडिया के बाहर भी अप्लाई हो सकते हैं। क्लियर? आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 में लिस्ट दे रखी है कि कौन सी गवर्नमेंट किस पे लगाएगी टैक्स के प्रोविजंस पे। इट गिव द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन, अथॉरिटी मतलब अधिकार देती है यूनियन केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, फॉर लेविंग टैक्सेस, कि वो लगा सकते हैं टैक्स। 7 स्केड्यूल टू द आर्टिकल 246, तो जो आर्टिकल 246 है उसकी 7 स्केड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी है। ये स्टार्टिंग में बताया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो लॉ मेकर्स को अच्छी तरह पता था कि इंडिया में 2 गवर्नमेंट पैरेलल चलेंगी, एक तो स्टेट गवर्नमेंट चलेगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलेगी। तो जब दो लोग पैरेलल काम करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़े से क्लैशेस होते हैं, दोनों के व्यूज़ अलग हो सकते हैं, तो दोनों में लड़ाइयाँ क्लैशेस हो सकती हैं। तो लॉ मेकर ने पहले ही 3 लिस्ट बना दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 7 स्केड्यूल में। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। लिस्ट बनाने के पीछे मोटिव क्या है कि जो टॉपिक इन लिस्ट में दिए गए हैं यूनियन लिस्ट में, उन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्यों को कोई राइट नहीं होगा। दूसरा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जिन टॉपिक के नाम है उन पे स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट मतलब मिक्स लिस्ट, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है इन टॉपिक्स पे कानून और पार्लियामेंट मतलब संसद भी बना सकती है। हाँ, अगर पार्लियामेंट ने बना दिया कानून तो उसी का प्रिवेल करेगा, पर स्टेट चाहे तो प्रेसिडेंट के पास जा सकता है, राष्ट्रपति के पास, और वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमारे स्टेट में हमारा ही कानून अप्लाई होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट अलाउ कर देगा तो उस स्टेट में उसका ही कानून चलेगा, अदरवाइज पार्लियामेंट का ही लॉ प्रिवेल करेगा। अब पढ़ लेते हैं।
7th schedule to article 246 it contain मतलब includes 3 लिस्ट, इसमें 3 लिस्ट दे रखी है which enumerate जो कि बताती हैं the matters under which the union and state government have the authority to make law कि कौन से कानून पे कौन सी सरकार कानून बनाएगी। यूनियन लिस्ट इट कंटेन द मैटर, इसमें वो मैटर्स आते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ, जिन पे केंद्र सरकार के पास पावर है कानून बनाने की। स्टेट लिस्ट इट कंटेन द मैटर, इसमें वो मैटर्स आते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ कि स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट इट कंटेन द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ, इसमें जो टॉपिक आते हैं उन पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, देखिए एंट्रीज 82, इसमें एंट्रीज होती हैं जब पॉइंट नंबर बोलते हैं 1 2 3 4, इसमें एंट्रीज होती है एंट्री 1 2 3 4। तो जो एंट्री है 82 से 91 ऑफ द लिस्ट वन किस पे, यूनियन लिस्ट में इन्यूमरेट वो बताती है द सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट यानी वो मैटर वो विषय जिन पे वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू लेवी टैक्स, उन विषयों पर उन सब्जेक्ट पर केवल केंद्र सरकार ही टैक्स लगा सकती है। एंट्रीज 45 टू 63 ऑफ लिस्ट सेकंड इन्यूमरेट, लिस्ट सेकंड किस पे थी, स्टेट लिस्ट, वो बताता है द सब्जेक्ट वेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेवी टैक्सेस कि स्टेट गवर्नमेंट्स लगा सकती हैं टैक्सेस। पार्लियामेंट हैज़ अ फर्दर पावर टू मेक लॉ फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया, पढ़ चुके हैं आप कि पार्लियामेंट के पास पावर है वो किसी भी एरिया के लिए इंडिया में कानून बना सकती है संसद। नॉट कंप्राइज इन ए स्टेट, भले ही वो टॉपिक स्टेट लिस्ट में हो या ना हो, इवन इफ सच मैटर्स इंक्लूड स्टेट लिस्ट, यानी चाहे वो स्टेट लिस्ट का टॉपिक हो या स्टेट लिस्ट का टॉपिक ना भी हो, फिर भी पार्लियामेंट के पास फर्दर पावर है कि वो कोई कानून बना सकती है। अब क्वेश्चन उठता है सर फिर तो स्टेट लिस्ट का मतलब भी क्या है। जनरली पार्लियामेंट ऐसा नहीं करती है, स्टेट्स के राइट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती, पर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट्स का कानून सही नहीं है या ये कानून बनना चाहिए तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट को पावर दी गई है, फर्दर पावर कि वो कोई भी कानून बना सकती है चाहे वो स्टेट लिस्ट का टॉपिक है या नहीं है। इनकम टैक्स इज लेविड, इनकम टैक्स लेविड मतलब चार्ज किया जाता है बाय विर्चू मतलब इस वजह से, बाय विर्चू मतलब है इस वजह से एंट्री 82, यानी जो एंट्री 82 है 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट में, उसमें जो उस वजह से इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम टैक्स लगाया जाएगा अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लग सकता, उस पर एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स लेने का राइट स्टेट के पास में है। एंड कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है वाइड एंट्री 83 के अकॉर्डिंग, ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑफ द यूनियन लिस्ट। पावर, अब क्वेश्चन उठता है जीएसटी के कैसे लगा, तो लास्ट पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जब जीएसटी इंडिया में आ रहा था तो वो किसी लिस्ट में था ही नहीं, जीएसटी का टॉपिक ना यूनियन लिस्ट में दे रखा था, ना वो स्टेट लिस्ट का टॉपिक था, ना कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक था। तो कोई टॉपिक होना ज़रूरी है, कोई सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए इन 3 लिस्ट में, तभी उस पर कानून बनेगा, और वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, नहीं कि गुड्स टैक्स लिखा है सर्विस टैक्स लिखा है, नहीं, एग्जैक्ट नाम से वो टॉपिक इन लिस्ट में होना चाहिए जिस पे सरकार कानून बनाना चाहती है। अगर वो टॉपिक नहीं है तो ऑब्वियसली यू हैव टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होगा, उस टॉपिक को ऐड करना होगा, उसके बाद ही कानून बनेगा। इसे जीएसटी लाने के लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 246A, इसमें 2 पॉइंट जोड़े गए। पहले पॉइंट में लिखा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर इंटर स्टेट मतलब बोथ गवर्नमेंट के पास पावर है, बोथ गवर्नमेंट अगर इंट्रा स्टेट्स हो बिक रहा है सामान, इंट्रा INTRA इंट्रा मतलब विद इन स्टेट बिक रहा है तो दोनों गवर्नमेंट टैक्स लगाएंगे, यानी CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिक रहा है सामान, सप्लाई हो रहा है, जिसे आप बोलते हैं इंटर स्टेट INTR इंटर स्टेट, तो यहाँ पर IGST लगेगा और ये एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। तो पढ़ लेते हैं। पावर टू लेवी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, जीएसटी लगाने का जो अधिकार है हैज़ बीन कन्फर्ड, सौंपा गया है बाय आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग विच वॉज इंट्रोड्यूस, जो कि लाया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग। बिफोर डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज क्यों करना पड़ा उसकी नीड दे रखी, तो मैंने समझा दिया कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों चेंज करना है, स्टार्टिंग क्लास में भी अवेलेबल है कि भाई जीएसटी जब आ रहा था तो रेवेन्यू जो हो रही थी बढ़ रही थी स्टेट की, जो पहले वैट लगता था, वैट मतलब सेल्स टैक्स पूरा स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती थी, पर जीएसटी आना है तो आधी टैक्स लगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आधी टैक्स लगेगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि इंडिया ने डुअल जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया है। पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी का टॉपिक था ही नहीं, तो हमने वो टॉपिक ऐड करके पावर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो देखिए
द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हिथअर्टू हैड डेलिनेटेड सेपरेट पावर देता है सेंटर को स्टेट को टू इम्पोज वेरियस टैक्सेस, डिफरेंट टैक्स लगाने की। वेयर एज द सेंट्रल लेविड एक्साइज ड्यूटी लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इन इंडिया। द स्टेट लेवीज वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स यानी सेल्स टैक्स। वंस द गुड्स एंटर द स्ट्रीम ऑफ ट्रेड, जब वो बिकने जाता है, कंप्लीशन ऑफ द मैन्युफैक्चर। ये पुरानी बात कर रहा है, आप पढ़ चुके हैं कि पहले प्रोडक्शन होता था, जैसे फैक्ट्री गेट से बाहर निकालते थे आप सामान, तो आपको उस प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी देनी होती थी। और जब शोरूम से बेचते थे या सेल करते थे तो वैट देना पड़ता था, सेल्स टैक्स देना पड़ता था। वैट कलेक्ट करती थी स्टेट गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, पर अब नहीं लगती हैं, राइट, ये बंद हो चुके हैं। हाँ, जो प्रोडक्ट अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, अभी आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कुछ प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में नहीं आते, जैसे लिकर हो गया, शराब और ह्यूमन कंजम्पशन आप बनाते हैं, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैसेस, क्रूड ऑयल, तो इन पे अभी भी ये पुराने टैक्स ही लगते हैं। हाँ, जो प्रोडक्ट जीएसटी में आ चुके हैं अब उन पे एक्साइज ड्यूटी हट चुकी है और आपका वैट भी हट चुका है। पर कुछ प्रोजेक्ट एक्सेप्शन थे, उन्हें गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती पब्लिक इंटरेस्ट में, जिन्हें डीमेरिट गुड्स बोलते हैं। हमने पढ़ा था टबैको, ओपीएम, अफीम, गांजा, इन पे पुराने टैक्सेस भी लगेंगे, यानी एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगा। इन द केस ऑफ इंटर स्टेट सेल, इंटर मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेच रहे हैं, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी बेच रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी को बेच रहे हैं, इन सिंपल सा लॉजिक है, जब बॉर्डर क्रॉस हो रहा है इंटर स्टेट सेल, द सेंटर हैड द पावर टू लेवी अ टैक्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, पहले से सीएसटी बोलते थे, बट द टैक्स वॉज कलेक्टेड एंड रिटेन एंटायरली बाय द स्टेट, पर जो पैसा था वो स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती थी, फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट। ये पढ़ाया था पहले भी कि सीएसटी लगता था, पहले जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते थे तो सीएसटी देना होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। जैसे राजस्थान से यूपी जा रहा है सामान तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है सीएसटी चार्ज करेगी और कलेक्ट भी वही करेगी, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं होता क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जैसे राजस्थान से कोई सामान यूपी जाता था पहले तो क्या लगता था, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर कलेक्शन का राइट उसी स्टेट को दे रखा था जहाँ से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा, तो कलेक्शन राजस्थान गवर्नमेंट को होता था। पर अब जब जीएसटी आया तो जीएसटी क्या है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स आप पढ़ चुके हैं, या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होगा, जिस स्टेट में गुड्स पहुँचेगा उसी स्टेट को जीएसटी का फ़ायदा मिलेगा। तो अब से यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स जीएसटी में। तो काफ़ी सारे चेंजेस करने थे जीएसटी आने के लिए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ज़रूरी था। सर्विसेज वर एक्सक्लूसिवली टैक्स बाय सेंटर टुगेदर विद एप्लीकेबल सेस, सेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स इफ एनी, जो सर्विस टैक्स था वो लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। बिसाइड इसके अलावा देयर वर स्टेट स्पेसिफिक लेवी, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे टैक्स लगाती है, जैसे एंट्री टैक्स, अगर स्टेट गवर्नमेंट में आप किसी बॉर्डर में किसी दूसरे स्टेट के बॉर्डर में एंट्री करते थे तो आपको एंट्री टैक्स देना होता था, ऑक्ट्रा टोल टैक्स चुंगी देनी होती थी, लग्जरी टैक्स देना होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स देना होता था, लॉटरी बैटिंग टैक्स, लोकल टैक्स लेविड बाय पंचायत, बहुत सारे लोकल टैक्स लगते थे जीएसटी आने से पहले। विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री इनटू इंडिया, और जब हम इम्पोर्ट करते थे इंडिया के बाहर से कोई सामान लाते थे, सेंट्रल लेविड बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो अभी भी लगती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंड एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम भी लगती थी, यानी उस जो बाहर से आप सामान मंगा रहे हैं अगर वही सामान इंडिया में आप बनाते तो जितनी एक्साइज ड्यूटी लगती उसके इक्वल आपको देनी पड़ती थी एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। तो एक्साइज हट गई तो ये भी हट गई है, टुगेदर विद एप्लीकेबल सेसेस, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी, जब आप इंट्रोडक्शन कर रहे थे इंडिया में जीएसटी लेके आ रहे थे, रिक्वायर्ड अमेंडमेंट, इसके लिए अमेंडमेंट होना जरूरी था इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इनेबल इंटीग्रेशन, ताकि सारे टैक्स मर्ज हो जाएं। वो डिफरेंट नाम से डिफरेंट टैक्स लग रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होगा ताकि ये टैक्सेस सब्ज्यूम मतलब मर्ज हो जाएं, ऑफ द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मर्ज हो जाए, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्टेट वैट, सेल्स टैक्स इन सर्टेन स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस एंड सर्विस टैक्स इनटू अ कॉम्प्रहेंसिव, एक बड़ा टैक्स स्ट्रक्चर बने, कॉम्प्रहेंसिव ब्रॉड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बने, एंड टू एम्पावर, जो अधिकार दे, एम्पावर मतलब किसी को राइट देना, बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट को भी राइट मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी राइट मिलेगा, टू लेवी एंड कलेक्टेड, कि वो दोनों गवर्नमेंट मिलके टैक्स लगाएंगे और कलेक्ट करेंगे। कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 2016 में, शॉर्ट में बोलेंगे CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास।
इट हैज़ 20 सेक्शन, इसमें 20 सेक्शन है। न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 279A है जो पावर देता है, एम्पावरिंग प्रेसिडेंट को अधिकार देता है टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल, कि वो एक जीएसटी काउंसिल कमेटी बनाएगा जिसमें सेंटर के लोग होंगे, अभी आप पढ़ेंगे, और स्टेट के लोग होंगे, मिलकर डिसाइड करेंगे कि इंडिया में जीएसटी किस प्रोडक्ट पे लगना है, किस पे नहीं लगना है, क्या रेट होनी चाहिए, एक्सेट्रा। ऑन 12 सितंबर 2016 उस टाइम प्रणब मुखर्जी थे हमारे राष्ट्रपति जिन्होंने जीएसटी काउंसिल बनाई थी। रिमेनिंग प्रोविजन व नोटिफाई, और बाकी इसके प्रोविजन आए थे 16 सितंबर 2016 से। CAA Constitution Amendment Act also provide for compensation to state for loss of revenue on account of introduction of goods and services tax। आप पढ़ाया था इसमें कि जो जीएसटी कंपनसेशन से एस बी लाया गया, जिन स्टेट को जीएसटी के आने से नुकसान हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि हम आपके नुकसान की भरपाई करेंगे। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है जी नॉर्मल जीएसटी के अलावा, जिसे बोलते हैं हम जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये लग्जरी गुड्स और डीमेरिट गुड्स पे लगता है। पार्लियामेंट शैल बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के कहने पर प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन दिया जाएगा उन स्टेट्स को फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू, जिन्हें रेवेन्यू मतलब जिनको जीएसटी के आने से नुकसान हुआ है, जिन स्टेट्स की इनकम कम हुई है, अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक। राइट, अभी फटाफट पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया 101 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2016 में, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हुए। पहले पॉइंट में तो लिखा हुआ कि दोनों को पावर दी गई कि भाई CGST भी लगेगा, SGST भी लगेगा अगर विद इन स्टेट गुड्स बिक रहा है। कॉन्करेंट पावर, कौन मतलब बहुत पावर साइमल्टेनियसली पावर दी गई दोनों को। ऑन पार्लियामेंट मतलब संसद, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर राज्यों को टू मेक लॉ कि वो कोई कानून बना सकते हैं गवर्निंग टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कि गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगाया जा सकता है। दूसरे में लिखा है कि अगर इंटर स्टेट हो रहा है ट्रांजेक्शन तो किसको पावर दी गई, केवल पार्लियामेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जब भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा गुड्स और सर्विस, तो वहाँ पे IGST लगेगा। लेवी मतलब चार्ज करना ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू बी लेविड, वो लगाया जाएगा एंड कलेक्ट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अपोर्शनमेंट, और जो IGST का पैसा आएगा फिर गवर्नमेंट उस पैसे को उस स्टेट को ट्रांसफ़र करेगी जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हुई है। राइट, पूरा तो नहीं करेगी, एक रेशो होगा। जैसे अभी हम पढ़ाया था कि राजस्थान से कोई सामान यूपी बिक रहा है तो क्या लगेगा यहाँ पर, IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बॉर्डर क्रॉस हो रहा है। अब ये IGST कलेक्ट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसमें से वो पैसा अब यूपी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र होगा क्योंकि GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम होगी उसी स्टेट को बेनिफिट मिलेगा। तो पूरा IGST का जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को ट्रांसफ़र करेगी, पर पूरा नहीं करेगी, कुछ अपने पास भी रखेगी और कुछ उसको देगी। तो ये रेशो कौन डिसाइड करेगी, GST काउंसिल। तो ये क्या रखा है, आगे लिखा हुआ है और सर्विस टू बी लेविड यानी चार्ज होगा, कलेक्ट होगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपोर्शन इसे बांटा जाएगा, इस पैसे को बांटा जाएगा बिटवीन द यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच एंड स्टेट के बीच इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट बताएगी बाय लॉ एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। GST काउंसिल के कहने पे जो रेशो बताया जाएगा उस रेशो में IGST के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, कैसे चेक होगा प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कहाँ पे डिलीवरी दी जा रही है। एंड व्हेन सप्लाई टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी फॉर्मुलेटेड बाय पार्लियामेंट, और जब भी इंटरस्टेट ट्रेड की बात होगी सारे रूल्स वगैरह कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बताएगी। अब प्लेस ऑफ सप्लाई का देखा जाएगा, एक पूरा चैप्टर ही आएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई तो देखना बहुत ज़रूरी है GST में, ठीक है। अगर रिसिपिएंट, ठीक है, जो रिसिपिएंट मतलब जो लेने वाला है उसकी लोकेशन भी देखी जाएगी कि बायर कहाँ पे है, और सप्लायर मतलब जो सेलर है जो गुड सप्लाई कर रहा है। तो सप्लायर जहाँ पर रहता है और उसी स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई हो रहा है तब तो क्या लगेगा, CGST और SGST। और सप्लायर किसी दूसरे स्टेट में रह रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में दे रहा है, रिसीपिएंट मतलब बायर होता है, सप्लायर मतलब जो सेल कर रहा है सेलर, सेलर किसी दूसरे स्टेट में है, बेच किसी दूसरे स्टेट में रहे तो क्या लगेगा, IGST। अब कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं जिसमें लेके कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो GST डिपार्टमेंट ने मतलब GST लॉ में पहले से ही एक चैप्टर बनाया है प्लेस ऑफ सप्लाई। उसमें आपको सिचुएशन बता दी गई कि इन सिचुएशन में इस तरह से डिसाइड होगा कि विद इन स्टेट हुआ है सप्लाई या आउटसाइड स्टेट हुआ है सप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, कार लेके वो मुंबई घूमने जाता है,
सपोज राजस्थान से, जयपुर से कार ले रखें तो कार का नंबर राजस्थान का है, मुंबई घूमने गया है वो, राइट, ड्राइव करके अपनी कार से। अब मुंबई में कार ख़राब हो जाती है तो वर्कशॉप पे जाता है ठीक कराने गाड़ी को, सर्विस सेंटर पे जाता है, राइट। अब वर्कशॉप वाला उसकी गाड़ी की सर्विस करता है और बिल बना देता है 5000 रुपीज़ का, प्लस यहाँ पे जीएसटी लगेगा क्योंकि सर्विस दी जा रही है। तो एक तो वैल्यू लेगा वो, अपने पैसे लेगा, प्लस जीएसटी भी कलेक्ट करेगा क्योंकि वो सर्विस दे रहा है वर्कशॉप वाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है वो क्या लगाएगा, क्योंकि गाड़ी का नंबर तो राजस्थान का है, तो वो ये अज्यूम करेगा कि मैंने दूसरे स्टेट के आदमी को सर्विस दी है, तब तो बिल बनाते टाइम वो IGST लगाएगा। और अगर वो ये अज्यूम करता है नहीं नहीं मैंने तो मुंबई में ही काम किया है, तो मेरे को इससे क्या मतलब, गाड़ी का नंबर कुछ भी हो, मैं तो CGST और SGST लगाऊंगा, क्योंकि गाड़ी तो मुंबई में है और मैं देने वाला भी, सप्लायर भी मुंबई का है, गाड़ी भी मुंबई में ही सर्विस की जा रही है, तो CGST SGST लगाने का सोच रहा है। तो ये कन्फ्यूजिंग हो गया ना। अगर मान लो कुछ कहा नहीं जाएगा तो कुछ लोग तो इस पर IGST लगाएंगे, उनका क्या लॉजिक होगा, गाड़ी का नंबर राजस्थान का है तो हमने बाहर के आदमी को सर्विस दी है। कुछ का लॉजिक होगा कि गाड़ी यहीं आई थी तो हमने यहीं सर्विस दी है, तो अपने हिसाब से लोग मनमर्जी करेंगे, राइट। तो इसके लिए एक चैप्टर ही बनाया गया कि कैसे डिसाइड होगा इन जो कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है, कैसे डिसाइड होगा कि आपने कहाँ सर्विस दी है, राइट। तो इसके लिए एक चैप्टर बना दिया गया, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, वैसे चैप्टर में ही पढ़ेंगे। GST वालों ने बोला कि अगर कोई फिजिकल गुड्स लेके आप कहीं पे जाते हैं, जैसे गाड़ी लेके जानी पड़ेगी ना वर्कशॉप पे, तभी तो ठीक होगी। फिर या तो आप लेके जा रहे हैं, कोई और लेके जा रहे हैं, पर फिजिकली अवेलेबल करा रहे हैं गुड्स, तो जहाँ पे आप अवेलेबल करा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि वो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट रेट। तो आप मुंबई में अवेलेबल करा रहे हैं अपनी टैक्सी, और सप्लायर भी कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, CGST और SGST चार्ज होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हेन अ सप्लाई टेक प्लेस, कि कब माना जाएगा सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरेस्टेड ट्रेड हुई है, और कॉमर्स शैल बी फॉर्मुलेटेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा होगा GST सभी गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। GST विल बी लेविड, चार्ज किया जाएगा ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। शराब को छोड़ दिया जाएगा। पढ़ाया था इसका लॉजिक, क्योंकि स्टेट नहीं चाहते थे कि शराब GST में है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ जाएगी, आधी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, आधी स्टेट गवर्नमेंट को मिलती। अभी सारी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को ही मिलती है शराब पर, तो स्टेट राजी नहीं थे शराब के साथ अपनी इनकम को बांटने के लिए, तो इसलिए शराब को GST के दायरे से बाहर रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि ये 5 प्रोडक्ट पर GST लगेगा, उस दिन से लगेगा जिस दिन GST काउंसिल रिकमेंड करेगी। ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट GST शैल नॉट बी लेविड, अभी इन पे GST नहीं लगता है टिल अ डेट, उस दिन तक, टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, जब तक GST काउंसिल नहीं कह देती। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम क्रूड, कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, ठीक है, हाई स्पीड डीजल यानी पेट्रोल, मोटर हाई स्पीड डीजल सॉरी डीजल, मोटर स्प्रिट यानी पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो हेलीकॉप्टर एयरलाइंस में डाला जाता है वाइट पेट्रोल, इन पे नहीं लगता है अभी GST। इन पे बहुत जल्द GST लगेगा, जिस दिन से डेट आ जाएगी कि इस दिन से गुड्स GST में कवर हो रहे हैं। द यूनियन गवर्नमेंट शैल रिटेन द पावर, आपने पढ़ा था कि केंद्र सरकार ने अपने पास तंबाकू पे एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी भी लगा रही है और GST भी लगा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं, तंबाकू प्रोडक्ट्स पे तो हम दोनों टैक्स लगाएंगे। गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स को महंगा करना चाहती है, प्रमोट नहीं करना चाहती, इसलिए दोनों टैक्स यहाँ पे चार्ज होंगे। द यूनियन गवर्नमेंट शैल रिटेन मतलब रोक के रखी है पावर अपने पास में, अधिकार टू लेवी मतलब वो चार्ज करेगी ड्यूटी यानी टैक्स ऑफ एक्साइज ऑन द अफोर्सेड प्रोडक्ट बिसाइड टबैको। इन प्रोडक्ट्स पे तो लगती है एक्साइज ड्यूटी, वो तो है। जो प्रोडक्ट अभी GST में नहीं आई उन पे तो पुरानी टैक्स लगेंगी। इसके अलावा तंबाकू पे भी लगेगा। एंड तंबाकू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस इन इंडिया, यानी तंबाकू और तंबाकू से रिलेटेड जो सिगरेट बना रहे हैं, राइट, कोई भी गुटखा बना रहे हैं जिसमें तंबाकू यूज़ हो रहा है, तो उन पर अभी भी पुरानी टैक्स लगेंगे यानी एक्साइज ड्यूटी लगेगी। प्लस अगर वो GST के दायरे में नहीं आते हैं तो उन पर वैट भी लगेगा, सेल्स टैक्स। और अगर वो GST के दायरे में आते हैं, तंबाकू तो आता है, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी प्लस GST भी लगेगा। अब एक राष्ट्रपति ने काउंसिल बनाई थी, आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को पावर दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग कि वो एक कमेटी बना सकता है। उस कमेटी में स्टेट के बंदे होंगे और केंद्र सरकार के लोग होंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे कि GST कैसे इंडिया में अप्लाई होना चाहिए, GST की क्या रेट्स होनी चाहिए, किस प्रोडक्ट पे एक्सेट्रा, कैसे GST का प्रोसीजर इंडिया में ईजी होना चाहिए। तो उसके लिए बोल रखा है आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
एम्पावर अधिकार देता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को टू कॉन्स्टिट्यूट की वो बनाए अ ज्वाइंट फोरम, एक ज्वाइंट कमेटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट, नेमली गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बोलेंगे, जीएसटी काउंसिल। द प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल केम इनटू फोर्स, जीएसटी काउंसिल बनी थी 12 सितंबर 2016 को, प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी 15 सितंबर 2016 को, राइट। द यूनियन, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, तो इसमें समझना, ऐसा पूरा एक डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसमें 2 लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। पहला जो होता है, फर्स्ट तो चेयरपर्सन होते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जैसे अभी श्री निर्मला सीतारमण है, ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमण इसकी चेयरपर्सन है। और एक और पर्सन होगा जो पूरे स्टेट का रेवेन्यू इंचार्ज होता है पूरे इंडिया का, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी होगा। तो एक तो फाइनेंस मिनिस्टर और प्लस रेवेन्यू इंचार्ज ऑफ ऑल स्टेट, वो ये 2 लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए। बाकी सारे स्टेट्स के लोग होंगे। हर स्टेट अपने बिहाफ पे एक बंदा नॉमिनेट करेगा। हर स्टेट, जितने भी स्टेट है इंडिया में 29 स्टेट, उनके बिहाफ पे सारे बंदे नॉमिनेट होंगे और ये सब मिलके एक कमेटी बनाएंगे जिसे बोलेंगे जीएसटी काउंसिल। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल, अभी श्रीमती निर्मला सीतारमण है आपकी, राइट, फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, और एक और मिनिस्टर इंचार्ज होगा फाइनेंस और टैक्स का, जो यानी ये 2 लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे। और एनी अदर मिनिस्टर, एक और मंत्री होगा नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब हर स्टेट अपने बिहाफ पे एक मंत्री भेजेगा, और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, और जिन यूनियन टेरिटरी की खुद की विधानसभा है उन्हें भी स्टेट माना जाता है जीएसटी में, वो भी अपने बिहाफ पे एक बंदा नॉमिनेट करेंगे, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। Beside the Union Minister of State in charge of Revenue and Finance is also its member। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है कि वो उसे ही भेजे। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी मिनिस्टर को भेज सकती है कमेटी में। द फंक्शन ऑफ द काउंसिल इज टू मेक रिकमेंडेशन। इस काउंसिल, इस कमेटी का मोटिव क्या है? रिकमेंडेशन होता है, सुझाव देना। किसको? यूनियन को, केंद्र सरकार को एंड राज्यों को ऑन इम्पॉर्टेंट इशू। किस पे? जैसे टैक्स की रेट क्या होनी चाहिए, एग्जेम्पशन ऑफ द किस लिमिट तक जीएसटी नहीं लगना चाहिए, माफ़ होना चाहिए, थ्रेशोल्ड लिमिट द मैक्सिमम लिमिट, किस लिमिट तक जीएसटी माफ़ हो जाएगा। एग्जामेशन होता है ये चीज़ें माफ़ होनी चाहिए पूरी तरह से। थ्रेशोल्ड लिमिट का होता था एक लिमिट दे दी कि भाई 40 लाख के बाद ही जीएसटी नंबर लेना है, उसके बाद पहले नहीं लेना, तो 40 लाख को थ्रेशोल्ड लिमिट बोलेंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा? स्टेट और सेंटर में कोई डिस्प्यूट हो गया तो कैसे आपस में सॉल्व होगा, एटसेट्रा, ये जीएसटी काउंसिल मिलकर डिसाइड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द डिक्लेरेशन ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस की गुड्स का डिक्लेरेशन अब खत्म हो गया। पहले क्या होता था, कुछ गुड्स ऐसे होते थे, पहले वैट लगता था। वैट कौन लगाती थी? स्टेट गवर्नमेंट, और वैट की रेट हर स्टेट में अलग होती थी। जैसे यूपी में अलग होगी। चीनी की बात करते हो, चीनी जैसे यूपी में अलग होगी चीनी की रेट, क्योंकि वहाँ पे वैट अलग है। तमिलनाडु में अलग होगी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में जीएसटी की रेट अलग, सॉरी वैट की रेट अलग होती थी, जिससे प्रोडक्ट की प्राइस डिफर हो जाती थी। पर कुछ गुड्स ऐसे होते थे जो स्पेशल इंपॉर्टेंस के होते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो किसी भी गुड्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस के गुड्स डिक्लेयर कर सकती है, और फिर उन गुड्स पे स्टेट अपनी मनमानी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट एक रेट बताएगी कि 10% या इससे कम ही आप ले सकते हैं वैट, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ऐसे गुड्स को पहले स्पेशल इंपॉर्टेंस के गुड्स बोलते थे, पर अब ये कॉन्सेप्ट हट चुका है। The concept of declared goods of special importance under constitution is done away, अब उसे हटा दिया गया है। Earlier certain restriction थी placed on the power of state in regard to tax on such goods, कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी कि स्टेट इस लिमिट से ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते इन गुड्स पर, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती थी ऐसे स्पेशल इंपॉर्टेंस पब्लिक इंटरेस्ट में। तो अब वो हट चुका है, राइट। अब इसकी कोई स्पेशल इंपॉर्टेंट गुड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि जब जीएसटी आया था, जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017, ये अपॉइंटमेंट डेट है जिस दिन से इंडिया में जीएसटी अप्लाई हुआ। तो जीएसटी जब आया तो सारे जो ज़्यादातर जो स्टेट के एक्ट थे वो मर्ज हो गए जीएसटी में। जैसे वैट हट गया, राइट। जो ऑक्ट्रॉय थी, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी मतलब जो गुड्स पे लेना पड़ता था एक्स्ट्रा टैक्स चुंगी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी वो हट गई, राइट। एंटरटेनमेंट टैक्स हट गया। तो काफ़ी सारे टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गए। तो ये रातों रात थोड़ी मर्ज हो गए, गवर्नमेंट ने टाइम दिया कि स्टेट गवर्नमेंट टाइम ले और इन सारे जो कानून पहले से बने हुए हैं या तो रद्द करे, जो पुरानी कानून बने, या इन्हें जीएसटी में मर्ज करे। तो ये तो गवर्नमेंट ने टाइम दिया, या तो अब जल्द से जल्द कर लो, और मैक्सिमम 1 साल का टाइम दिया गया इन सारे कानूनों को जीएसटी में मर्ज करने के लिए, कि आप इन कानूनों को बंद करो और इनकी जगह एक ही टैक्स लगाओ, जीएसटी। तो इस प्रोसेस को एक जो नाम दिया गया, जब पुरानी टैक्स जीएसटी में मर्ज हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल प्रोविज़न, ठीक है।
ट्रांजिशनल प्रोविजन टू टेक केयर ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी, कोई भी इनकन्सिस्टेंसी मैच नहीं हो रहे हैं, और पहले के लॉ कुछ और बोल रहे हैं, जीएसटी कुछ और बोल रहा है। विद रिस्पेक्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू गुड्स ऑन सर्विस पे टैक्स आर बोथ इन फोर्स इन एनी स्टेट, सच टैक्स टू बी कंटिन्यू, वो टैक्स चलते रहेंगे टू बी अनटिल अमेंडेड, या तो उन्हें आप अमेंड करिए जीएसटी के अकॉर्डिंग, या उन्हें रिपील करिए, रिपील मतलब रद्द करिए, और अनटिल एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी विच इज दिया, मतलब 1 साल का टाइम पीरियड दिया गवर्नमेंट ने एक तरह से कि 1 साल के अंदर वो जो टैक्स जीएसटी से मैच नहीं हो रहे, आप उन्हें हटाइए, रद्द करिए, या तो अमेंड करिए, जीएसटी के प्रोविजन लाइए, या उन्हें रद्द करिए, और 1 साल के अंदर आपको ऐसा करना होगा। चलिए क्वेश्चन टाइम। डैश इज लेविएबल ऑन डैश ऑफ टबैको, टबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप पढ़ चुके हैं, जिसपे एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी भी लेगी, और जीएसटी भी आपको देना होगा। तो पढ़ते हैं, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ टबैको, यस, पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, जीएसटी भी लगेगा अगर आप तंबाकू बेचेंगे सप्लाई पे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी इज मैन्युफैक्चर, बिल्कुल, अगर आप तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट कोई बनाएंगे तो आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी देनी होगी, राइट। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा इंटर स्टेट से, ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स तो अब हट ही चुका है, सेंट्रल सेल्स टैक्स आपको नहीं देना होता है, राइट। आईजीएसटी लगेगा, सीएसटी नहीं लगेगा, तंबाकू पे केवल क्या लगेगा, एक तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी, आप पढ़ चुके हैं, और जीएसटी लगेगा, राइट। तो सीएसटी तो हट चुका है जीएसटी के आने से, आईजीएसटी लगता है अब तो। वैल्यू एडेड टैक्स और इंटरेस्ट रेट वैट भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो जीएसटी लगता है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी अफीम गांजा पे लगती है, इस पे नहीं लगती। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी जीएसटी भी लगेगा और एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, क्लियर। नेक्स्ट, डैश इज लेविएबल लगाया जाएगा ऑन डैश ऑफ ओपीएम, मतलब अफीम गांजा, अफीम गांजा पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है, आप पढ़ चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे एक्साइज ड्यूटी भी लगाएगी नशीली चीज़ों पे, और जीएसटी भी लगेगा। तंबाकू पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, क्योंकि वो यूनियन लिस्ट का टॉपिक है। तंबाकू पे एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और जीएसटी भी लगेगा। पर जो ओपीएम है, इंडियन हेम्प है, अफीम गांजा है, इन पे स्टेट का नारकोटिक ड्रग्स हैं, नशीली चीज़ें, इन पे स्टेट लिस्ट के टॉपिक हैं, तो इन पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगा। तो पढ़ लेते हैं, जीएसटी सप्लाई पर बिल्कुल पहला स्टेटमेंट तो सही है, जीएसटी तो लगता ही है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी नहीं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती अफीम गांजा पे, इन पे तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा नहीं, वैल्यू एडेड टैक्स सेल्स टैक्स लगेगा नहीं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी मैन्युफैक्चर पे। तो पहला सही है और 5th पॉइंट सही है, सी। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो पूछ नहीं। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।